फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय दवे जी आपका। उत्तर प्रदेश में मैंने कुछ लोगों को देखा। इन्वेस्टर समिट होती थी, उसमें बुलाए जाते थे कुछ लोग और फिर वो मंच पे आके घोषणा कर दिया करते थे कि हमने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए घोषणा कर दी। हमारे मित्र भी थे, उसमें वो बड़ी दावतें वावतें देखते रहते हैं आजकल। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, अपर्णा यादव को, एक दो पत्रकारों को लेकर बड़े चर्चित इंसान है। तो उन्होंने साहब घोषणा कर दी कि हम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अखबारों में खबर छप गई इंसाफ की, ठाकुर साहब की, कि 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आज 7 साल बाद तक उन्होंने 2 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। खबरें छप गई। अब मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हमारे माननीय आदरणीय परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूम घूम के सम्मान अर्जित कर रहे हैं। घाना में उनको एक सम्मान मिला कि साहब सर्वोच्च सम्मान, और भक्त मंडली करके देखो घाना ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया। हमारे विश्व गुरु जी कितने ताकतवर है। लेकिन जब पाकिस्तान से झड़प हो रही थी, हम बड़े आशा की निगाहों से, बड़ी प्यार की निगाहों से, बड़ी कातर दृष्टि से देख रहे थे। कोई छोटा सा मुल्क तो कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी मुल्क ने कहा नहीं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उधर पाकिस्तान का साथ देने वालों की लाइन लग गई। तो ये जो प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, अपना रिटायरमेंट का प्लान पूरा करते हैं, क्या कहते हैं सर उसको, IRTC बोलते हैं ना, क्या मैं शब्द भूल गया, जो रिटायरमेंट से पहले मिल जाता है कि आपको यात्रा करने के लिए। तो वो ऑपरेशन रिटायरमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, घूम घूम के सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं। तो कहाँ इन देश के राष्ट्रपतियों से, इनके देश के प्रधानमंत्रियों से ये नहीं कह सकते कि भाई तुम सम्मान दे रहे हो हमें, तो कम से कम हमारा जब युद्ध हो रहा था तब साथ देते थे, युद्ध नहीं झड़प हो रही तब साथ देते थे। या अब भी पाकिस्तान की निंदा कर दो, कुछ तो हमारी औकात रह जाए, कुछ तो हमारी हैसियत रह जाए कि भारत ने कम से कम घाना वाना टाइप के छोटे छोटे मुल्कों में कहीं किसी ने तो साथ दिया। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है या ये मुल्क करते नहीं है, साथ देते नहीं है। संजय जी, आज मेरी समझ में आया है, और पहले भी मैं इस बात को कहता रहता हूं आपके मंच पर कि आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप हमेशा एक ऐसी जगह पर उंगली रखते हैं जो कि सरकार की और प्रधानमंत्री की दुखती हुई रग होती है। अब देखिए, आज अखबारों में तस्वीर छपी है कि प्रधानमंत्री घाना के नेता के साथ में गले मिल रहे हैं, और फिर दूसरी खबर ये आती है कि प्रधानमंत्री को घाना का सम्मान भी भेंट कर दिया गया। और उस लिस्ट में जो कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले हैं विभिन्न देशों के, एक देश का इजाफा और हो गया। अब इसी के साथ एक दूसरी खबर आती है कि जो क्वाड ग्रुप है देशों का, 4 देशों का जो क्वाड ग्रुप है, उसने पहलगाम की घटना के बारे में एक वक्तव्य जारी किया है। ये क्वाड ग्रुप क्या है? इस क्वाड ग्रुप में 3 देश, भारत के अलावा 3 बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एशिया प्रशांत सागर का, महासागर का एक बहुत बड़ा, एशिया पैसिफिक इलाके का एक बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। विकसित देश है, अंग्रेजी रहते हैं वहां पर, केवल अपने आप को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। जापान, जो कि एशिया की चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और एक जमाने में तो चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सारी दुनिया का चैंपियन है, सारी दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, और भारत, ये 4 देशों का ग्रुप है। इन 4 देशों के ग्रुप ने, इसको क्वाड कहा जाता है, एक वक्तव्य जारी किया है। अंग्रेजी के अखबारों में खबर को इस तरीके से छापा गया है जैसे कि उस वक्तव्य में भारत की सभी चिंताओं का ध्यान रखा गया है और भारत को उस वक्तव्य से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत ध्यान से पूरा वक्तव्य पढ़ा। उस वक्तव्य में पहलगाम की घटना की निंदा की गई है और आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए भारत के अधिकार का समर्थन किया गया है। अच्छा, किसी भी देश के लिए ये कहने में दिक्कत क्या है? क्या पहलगाम की घटना की पाकिस्तान ने निंदा नहीं की है? पाकिस्तान ने भी निंदा की है। कौन सा देश कहेगा कि भाई किसी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो उस देश को उसका प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है? सवाल यह है कि उस पूरे वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? भारत का आग्रह तो यह है कि पाकिस्तान ने यह पूरा का पूरा बैसरन घाटी में जो भीषण और निंदनीय रक्तपात हुआ, वो पाकिस्तान ने आयोजित किया था। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो पाकिस्तान की तरफ से होता। केवल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का लिखने से नहीं काम चलेगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत की विदेश नीति के तमाम पैरोकारों को, प्रधानमंत्री की जो तमाम विदेश यात्राएं होती रहती हैं, इस वक्त भी हो रही हैं, अभी और भी करेंगे, इससे पहले भी कर चुके हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता? अमेरिका पाकिस्तान की नाम लेकर निंदा क्यों नहीं करता है?
जापान पाकिस्तान की नाम लेकर निंदा क्यों नहीं करता है? ऑस्ट्रेलिया नाम लेकर निंदा क्यों नहीं करता? मेरा मानना है घाना भी पाकिस्तान की नाम लेकर निंदा नहीं करेगा, जो अफ्रीका का देश है। ये असली मुद्दा है। और सभी लोग एक हैप्पी नैरेटिव चलाते हैं, सरकार समर्थक नैरेटिव चलाते हैं। ये खबर जो मैंने पढ़ी वो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर को आप ये नहीं कह सकते कि गोदी मीडिया का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का प्रभाव इतना ज्यादा है और सरकार ने एक नो बैड न्यूज, कोई बुरी खबर नहीं, केवल सकारात्मक खबरें चलाई जाए, इसका पूरा फंडा अखबार वालों को इतना पिला रखा है कि वो कभी भी दिक्कत तलब सवाल पूछते ही नहीं है सरकार से। अब उस खबर को भी इस अंदाज में पेश किया गया है जैसे कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ है। भाई इशारा क्यों है? नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसका मतलब है कि भारत जिस चीज को तथ्य की तरह वर्णित करता है उसको दूसरे देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कुछ हैसियत इस तरह की बना ली है तिकड़म के सहारे, और अपने देश को अमेरिका का पिट्ठू बनाकर, एक तो उसमें अमेरिका का पिट्ठू बन गया है ना पाकिस्तान, अमेरिका का पिट्ठू बनाकर कुछ इस तरह की हैसियत बना ली है कि लोगों को लगता है कि इस देश की जो सामरिक स्थिति है वो बेहतर है, इसलिए इसको टिकाए रखना जरूरी है। इसलिए इसकी जो डिफंक्ट स्टेट है, एक मतलब विफल राज्य है पाकिस्तान, इसके बावजूद भी, और इसकी विफल सरकार है, विफल फौज है, इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से टिकाए रखना जरूरी है, ताकि भारत के साथ उसको हाइफनेटेड किया जाता रहे, एक ही तराजू पर दोनों को तौला जाता रहे। ये है मसला असली। तो ये कहना कि मोदी जी को पुरस्कार मिल गया, मोदी जी को पारितोषिक भेंट कर दिया गया, सम्मान भेंट कर दिया गया, और फलाना ने, क्वाड ने ये वक्तव्य जारी कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने कह दिया, हमेशा ध्यान इस पर देना चाहिए कि उसमें पाकिस्तान की नाम लेकर आलोचना की गई है या नहीं की गई है। ये तो एक चलताऊ किस्म की बात हो गई, वही आतंकवाद बुरी चीज है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बुरी चीज है, जो देश इससे पीड़ित है उसको अपना कार्रवाई करने का कार्य है। ये तो उसी किस्म की बात हो गई ना, जिसमें कहा जाता है कि जब भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि हम भारत और पाकिस्तान के मसले को बायलैटरल मानते हैं, हम किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये, तीसरा देश तो हस्तक्षेप कर रहा है, खुल के कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा, 18 बार कर रहा है। आप साफ तौर पर क्यों नहीं कहते कि ये जो अमेरिका कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हम इससे असहमत हैं, और हम बार बार ये बात कही जाती है, उचित नहीं है, ये भारत के हितों के खिलाफ है, हमें डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद नहीं है, हमें अमेरिका से ये उम्मीद नहीं है। ये एक मजे की बात और है ये कि दुनिया में लगभग 193-95 देश हैं। मुझे लगता है कि नेहरू जी इतने देश का दौरा नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नेहरू से आगे हैं, नेहरू से श्रेष्ठ हैं, ये संघ और बीजेपी दावा करती रही है। तो एक चीज तो साबित करती है, नेहरू जी इतने देश का दौरा कहाँ कर पाए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने देशों का दौरा कर रहे हैं। ये तो गर्व की बात है भारत के लिए कि भारत का कोई प्रधानमंत्री दुनिया में इतना देशों में घुमाया। एक मैं भक्त की पोस्ट देख रहा था, वही लिख रहा था अपने पोस्ट पे कि देखो नेहरू जी कहीं जा पाए थे, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया के इतने देशों में चले गए, और एक ऐसे देश में चले गए जिसका राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा था। मैंने विकिपीडिया में ढूंढा, गूगल में ढूंढा, वो देश है कौन सा, कहाँ पे है। वो होता है मैं कम ज्ञानी हूँ, मुझे कम ज्ञान हो, लेकिन भक्त लोगों को भी नहीं पता था कि देश है कहाँ पे, हो कौन सा देश है। तो देखिए नेहरू जी थे तो आगे निकल गए, मोदी जी दुनिया में इतने देशों में घुमाए, नेहरू जी कहाँ घूम पाए थे। देखिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी को मैं पीएम नंबर 1 मान लूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भाई देश, एक व्यक्ति है 3 दफे देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खास बात होगी, मैं मानता हूं। मोदी जी में एक राजनेता के तौर पर जनता को अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए उनमें एक खूबी है, एक सिफत है, जो कि देश के किसी दूसरे नेता में नहीं है। वो आज दक्षिण भारत में उनकी जरा सिफत, उत्तर भारत में पंजाब उनकी बात नहीं मानता, और दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर और कोई इलाका मोदी जी की बात नहीं मानता। लेकिन फिर भी हम मानते हैं, फिर भी देश का ज्यादा बड़ा हिस्सा मोदी जी की बात मानता है। अगर किसी नेता को उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत उसकी इज्जत करता है, सम्मान करता है, उसकी पार्टी को वोट देता है, उसके नाम पे वोट पड़ते हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे हमारा वो अधिकार नहीं खत्म हो जाता कि हम चीजों की बारीक समीक्षा ना करें। मेरा प्रश्न ये है कि मोदी जी को हम पीएम नंबर 1 मान लें, उसके बावजूद क्या हमारा ये अधिकार, फिर हमारा काम यही रह जाता है कि हम एक ढोलक गले में लटकाएं और एक मजीरा पकड़ें हाथ में
और मोदी जी का भजन कीर्तन करने लगे। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं भाई। क्यों दिक्कत सुधीर? की बात यह है कि सुधीर चौधरी नहीं है? देश राष्ट्र और उसकी विदेश नीति किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी विदेश मंत्री से ज्यादा बड़ी चीज है, वो उसके परे जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत की विदेश नीति को नरेंद्र मोदी के लिए एक फोटो अपॉर्चुनिटी में घटा दिया गया है। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। पूरी विदेश नीति ये है कि प्रधानमंत्री जगह जगह जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं, वो गले मिलते हैं, वो खाना खाते हैं, उन लोगों के साथ सहभोज करते हैं और उसके बाद लौट आते हैं। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री जब लौट के आएंगे तो क्या वो बताएंगे कि घाना के साथ उन्होंने कौन सा ज्वाइंट कम्युनिक डिक्लेयर घोषित किया? क्या हम लोगों को बताया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री के घाना जाने से क्या व्यापार, भारत और घाना के बीच में व्यापार में कोई वृद्धि हो गई? क्या हुआ क्या? या घाना कोई विदेशी मुद्रा भारत में भेज रहा है या भारत विदेशी मुद्रा घाना में भेज रहा है? भारत भी कर सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश में। या भारत घाना में कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, या घाना भारत के किसी प्रोजेक्ट को कुछ कर रहा है, या कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जनता के स्तर पर कोई आदान प्रदान है। भाई क्या है, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है तो उसने वहां जाकर कौन से राजकीय कर्तव्य निभाए हैं औपचारिक बातों को छोड़कर? ये गले मिलना, हाथ मिलाना, तस्वीर खिंचाना, खाना खाना, सहभोज करना, पुरस्कार लेना देना, ये सब औपचारिक बातें हैं। मैं इनकी कोई परवाह नहीं करता, मेरी निगाह में इनका कोई महत्व नहीं। इसके अलावा वहां क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। वो क्या है, वो हमें क्यों नहीं बताया जाता? उस सवाल के ऊपर चुप्पी क्यों रखी जाती है? वो दस्तावेज कहां हैं? कौन सी फाइल में बंद है दस्तावेज? विदेश मंत्रालय की जो अफ्रीका डेस्क है वो उन दस्तावेजों को हमारे सामने क्यों नहीं पेश करती है? असली मसला ये है, देश की जनता ये जानना चाहती है। अच्छा, वो क्यों बताएं? प्रधानमंत्री का अपना मामला है, देख लिए कोई कोई पूछता है? सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूपकल लियाकत कोई पूछता है? आप ही अकेले पूछ रहे हैं, बताइए। मैं उन्हें उनके हाल पे छोड़ता हूं, मैं उन्हें उनके हाल पे छोड़ता हूं। मेरी ड्यूटी जो है, मेरा कर्तव्य है इन सवालों को उठाना और पूछना। भाई देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, भारत का झंडा लेके जा रहा है और वहां पर जाकर वो भारतीय हितों की क्या आपूर्ति कर रहा है? अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए जा रहा है, ये इससे में कोई दिलचस्पी नहीं। उससे भारतीय हित कहां तक आगे बढ़े, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसका जवाब हमें चाहिए। अच्छा अभय जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि इस विदेश नीति के इतना सुपर फ्लॉप होने के पीछे कारण क्या है? पाकिस्तान के संग ये जो झड़प हुई, इसने तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। दुनिया के देखिए, पटल पाकिस्तान के साथ झड़प के वक्त जो सब ये परिस्थिति पैदा हुई है, ये असल में पहले से चली आ रही नालायकियों का संचित परिणाम है। ये तो पाकिस्तान के साथ झड़प तो उसका ट्रिगर पॉइंट है, इससे तो वो निकल कर सामने आ गई है। ये जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उस दिन से उन्होंने विदेश नीति को पूरी तरीके से अपनी चेरी अपनी अपने 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 व्यक्तिगत छवि चमकाने के औजार में बदल दिया है। विदेश नीति प्रधानमंत्री की चेरी हो गई है। तो जब कोई विदेश नीति जैसी गंभीर चीज, जो बहुत ही परिष्कृत किस्म की चीज होती है, उसके लिए एक व्यक्ति को विदेश सेवा की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी एक खास तरह की भाषा होती है, उसकी एक डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, एक आधारभूत रवैया होना चाहिए, जिसके आधार पर आप सारी दुनिया में अपने देश को ले जाते हैं और देशों से संबंध बनाते हैं, कमिटी ऑफ नेशंस के बीच में। तो वो बात जो है वो खत्म हो गई है। केवल प्रधानमंत्री जाएंगे, गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तस्वीर खिंचाएंगे, खाना खाएंगे, सहभोज करेंगे और लौट आएंगे। बाहर से कोई आदमी आएगा तो उसको कहीं झूला झुलाया जाएगा, कहीं कुछ कराया जाएगा, कहीं कुछ कराया जाएगा और वो सब बात खत्म हो जाएगी। असली बात क्या है? असली बात क्या है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान, दूसरा दुश्मन देश है चीन। कम से कम नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनके समर्थक तो यही बात प्रोजेक्ट करते हैं समाज में। सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान के मुकाबले देखा जाए तो भारत का समर्थन कौन कर रहा है? भाई 5 देशों का नाम बताइए ना हमें। नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तो 5 देशों का नाम बताइए हमें, कौन कर रहा है समर्थन भारत का? कोई नहीं कर रहा। और 5 देशों में जो प्रधानमंत्री मोदी को इतनी लंबी सूची है पुरस्कार देने वालों की, उनके नाम तो होने चाहिए। देखिए, उसमें फ्रांस का नाम है, बड़ा देश है, पावर शक्तिशाली देश है। अमेरिका का नाम है, उसके अंदर मिस्र का नाम है, इजिप्ट का नाम है, वो भी शक्तिशाली देश है। बाकी छोटे छोटे देश हैं, कोई बात नहीं, छोटे बड़े देश से हमें मतलब नहीं है।
लेकिन उन कम से कम 5 देश तो निकल के आए और कहें कि पाकिस्तान ने एक गुनाह किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसकी वजह से भारत के लोकतंत्र को परेशान किया है, भारत में लोगों की हत्याएं की हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का दोषी है, पाकिस्तान रक्तपात का दोषी है। ट्रंप ने, मैं ये कहूंगा, ट्रंप ने अपने पहले शासनकाल में ये सब बातें कही थी और इनके आधार पर पाकिस्तान की मदद भी उन्होंने बंद कर दी थी, पाकिस्तान के साथ फौजी समझौते भी मुलतवी कर दिए थे ट्रंप ने। आज के ट्रंप और तब के ट्रंप बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है, जमीन आसमान के। उस वक्त भारत ट्रंप का पिट्ठू नहीं बना था, बावजूद इसके कि यहाँ पे ट्रंप के समर्थन में यज्ञ वगैरह होते थे, आरतियां वगैरह होती थी, जो मूर्ख लोग हैं वो सब ये काम किया करते थे और उन्हें शर्म भी नहीं आती थी ये सब करते हुए। मतलब ये हालत थी, अपनी मूर्खता के प्रति कितना आश्वस्त होता है व्यक्ति। वही ट्रंप उन लोगों को मुंह चढ़ाते हुए आज पाकिस्तान के समर्थक बन गए, खुल के कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। वो अभी खुल के कह रहे हैं इस बात को। कल लेना चाहिए। अब एक ही चीज बची है कि ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, भारत से पहले वो पाकिस्तान हुआ है। नहीं वाला है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप। अभी आसिम मुनीर तो 2 बार जाके वहां पे अमेरिका की खातिरदारी स्वीकार कराए हैं। अब शहबाज शरीफ भी जाएंगे, उसके बाद ट्रंप भी जाएंगे। कौन रोक सकता है इस बात को? क्या अगर ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे तो क्या भारत रोक लेगा उनको या उसके खिलाफ वक्तव्य देगा? कुछ नहीं। मान लीजिए ट्रंप पाकिस्तान चले गए, भारत नहीं आए तो भक्त हवन कर रहे थे, वो भारत भी आएंगे। नहीं, वो भारत भी आएंगे, पाकिस्तान भी जाएंगे। सवाल ट्रंप का दांव तो ये है कि इन दोनों को हाइफनेटेड रखना है। वो भारत भी आएंगे, जरूर आएंगे, और पाकिस्तान भी आएंगे। वो भारत और पाकिस्तान को एक साउथ एशिया में एक तराजू पे तोलना चाहते हैं और उन्होंने तौल दिया है। न केवल उन्होंने तौल दिया है बल्कि चीन ने तौल दिया है, रूस ने तौल दिया है, दुनिया के दूसरे देशों ने भी तौल दिया है। यही तो सबसे बड़ा जख्म है जिसको लगातार आप उंगली से कोंच रहे हैं। अच्छा, यही कारण है कि हम लोग पहलगाम के उन आतंकियों का नाम ही नहीं लेते। सरकार, मोदी जी कोई भी नहीं पूछते कहाँ चले गए, नाम ही भूल गए कि कोई आतंकी आए। ये तो एक ऐसा मसला है, इसका जवाब तो भाजपा को, इन सब लोगों को कभी ना कभी देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो इसका प्रतिफल उन्हें वोट के मोर्चे पर उठाना पड़ेगा। आप मीडिया को कैप्चर कर लिया है आपने, मीडिया स्पेस आपके शिकंजे में है, इसलिए आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन लोगों के दिमाग से ये सवाल नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने स्केच जारी किए, झूठे निकले। आपने उनका इतिहास बताया, झूठे निकले। एनआईए की जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था वो फ्रॉड साबित हुआ। अभी फ्रॉड का जिक्र याद आ गया। आज तो अखबारों के पहले पन्ने पर खबर यह है कि जो अनिल अंबानी हैं, उनकी कंपनी जो आरकॉम थी, उसपे 31,000 करोड़ रुपए का स्टेट बैंक ने कहा है कि ये फ्रॉड अकाउंट है, ये लोन ही पूरा फ्रॉड है। मतलब जो है, और पहले एक बार और कर चुका है, तभी अदालत से ले आए थे राहत, अब फिर उसने घोषित कर दिया है कि ये फ्रॉड है। और ये वही है जिसको भारत सरकार ने, जो राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी है, दसों के साथ में मेंटेनेंस का ठेका दिलवाया था। ये तो हालतें हैं इस देश की। बताइए आप, मतलब जो फ्रॉड कंपनी है, जो दिवालिया कंपनी है, वो राफेल की मेंटेनेंस कर रहे हैं, तभी वो राफेल गिर गए। भाई दिवालिया आदमी अपने आप खुद घोषित करता है ना, ये तो खुद ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर तभी वो राफेल जो है चीन से लोन लिए थे। उन लोनों में डिफॉल्ट करने की वजह से इन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। आप इससे बड़ा स्कैंडल कोई होगा नहीं, अनिल अंबानी से बड़ा स्कैंडल कोई होगा नहीं। अनिल अंबानी को जिस तरह 10 का पार्टनर बनाया गया मेंटेनेंस में राफेल के लिए, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है भाई।